नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ड्राम बॉक्स पे। आज हम सीखेंगे अपनी धारा 400 से लेके अपनी अंतिम धारा 511 भी, है ना। यानी धारा 400 से लेके 511 तक जो भी वो महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो हमसे हमारे यूपीएसआई के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आज हम उनको सीखेंगे। देखिए, हमें जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सभी धाराओं को याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो ही पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ हमने केवल उन्हीं का जिक्र किया है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहली है धारा 403। देखिए, धारा 403 यानी सेक्शन 403 हमें क्या बताता है? ये बताता है कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। देखिए, अगर कोई किसी की संपत्ति बेईमानी से किसी भी तरह से अपने नाम कर लेता है या उसका गलत इस तरह से इस्तेमाल करता है, तो वो सेक्शन 403 या धारा 403 के अंदर आएगा और क्या कहलाएगा? संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। इसके अंदर क्या होता है कि बेईमानी से किसी की संपत्ति अपने नाम कर लेना। धारा 405 आपराधिक न्यास भंग। आपराधिक क्या? न्यास भंग। अब देखिए, इन दोनों में बहुत माइनर सा अंतर है। इसमें क्या होता है कि जो शख्स होता है वो बेईमानी से दूसरे की संपत्ति हड़पता है, लेकिन न्यास भंग में क्या होता है कि मान लीजिए दो शख्स हैं, एक्स और वाई। एक्स ने अपनी संपत्ति कुछ समय के लिए इसे सौंपी या इसको भी लीगल टेंडर बना दिया गया कि भाई तुम भी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या, इस बंदे ने नाजायज फायदा उठाया, इसे जितने हक दिए गए थे उनका इस्तेमाल करते हुए इसने इस संपत्ति पे कब्जा ही कर लिया। यानी जितना हक इसे दिया गया था उस हक का इसने कैसा इस्तेमाल किया? गलत इस्तेमाल किया। इसने एक अपराध किया कि इसे हमने इसलिए दिया था कि भाई तुम इसमें थोड़ी हमारी सहायता करो, ना कि हमने इसलिए दिया था कि तुम इसे अपने नाम ही कर लो। जैसे किसी ने किसी को कोई मान लो होटल है, किसी के पास 10-20 होटल है, उसने किसी बंदे ने एक होटल किसी को काम के लिए दे दिया, भाई तुम इस होटल को संभालो, इसको देखो। अब उसने क्या करा? उसने वो होटल ही अपने नाम कर लिया बेईमानी से। तो वो चीजें किस में आती है? न्यास भंग में। यानी न्यास भंग में क्या होता है कि यहाँ पर आपको किसी तरह की एक लीगल टेंडरिंग दी जाती है, आपको उसका एक तरीके से आधा मालिक बनाया जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर टोटली बेईमानी चलती है, यानी किसी को धोखाधड़ी से। ठीक है, अगर किसी की संपत्ति का बेईमानी से होता है तो वो आता है 403 में। लेकिन किसी को अगर लीगल टेंडर बनाने के बाद उस बंदे ने बेईमानी की, जैसे दो पार्टनर हैं किसी बिजनेस के अंदर और दूसरा पार्टनर बेईमानी से सारी संपत्ति अपने नाम कर लेता है ना, उस केस में लगता है आपराधिक न्यास भंग। तो ये था हमारा धारा 405। अब बात करेंगे धारा 415 की, यानी सेक्शन 415 की। देखिए, छल को परिभाषित करता है। छल वो होगा इस परिभाषा के अकॉर्डिंग जिसमें आप दूसरे को मूर्ख बनाने का प्रयत्न करेंगे और उससे क्या करेंगे? उसकी हानि करेंगे। जैसे कि किसी को आप नकली नोट दे देते हैं असली कहकर, या फिर आप किसी को बेवकूफ बनाते हैं और उसका नुकसान कर देते हैं। जैसे आप किसी को अमेरिकन डॉलर कहकर नकली नोट दे दें, या फिर आप किसी से कहें कि भाई ये फलाना राइटर की बहुत बढ़िया बुक है ना, और राइटर वो नकली बुक हो। ठीक है ना, आप नकली चीजें किसी को देते हैं, है ना। आप किसी से कहीं नोट छापने की मशीन है, आप उसको नोट छापने की मशीन कहकर कोई भी मशीन बेच देते हो। इस तरह की चीजें छल के अंदर आती हैं और ये कहां पर आती हैं? सेक्शन 415 के अंदर। छल के लिए दंड किसमें दिया गया है? सेक्शन 417, धारा 417 के अंदर। और वो क्या होता है? 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना। अब देखिए 425, धारा 425 में रिश्ती को परिभाषित करा गया है। रिश्ती यानी मिसचीफ। देखिए, मिसचीफ से ही पता लग रहा होगा शरारत, एक ऐसी शरारत जो किसी का नुकसान करने के उद्देश्य से की गई हो। जैसे मान लीजिए कोई किसी के खेत में दुर्भावनापूर्ण व्यवहार रखते हुए आग लगा देता है, यानी उसने क्या करा? उसकी रिश्ती करी, उसका नुकसान कर दिया। यानी जैसे मान लो कोई किसी की किताब लेकर आता है और उस किताब को जानबूझकर फाड़ देता है या फिर उसको किसी और को बेच देता है, तो इस तरह की चीजें मिसचीफ में आती हैं, है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है? जानबूझकर दूसरे का नुकसान किया जा रहा है। जहां पर जानबूझकर दूसरे का नुकसान होता है
वो चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, रिश्ती में आती हैं, मिसचीफ में आती हैं, धारा 425 के अंदर वो आती हैं। धारा 441 441 इसमें आपराधिक अतिचार को बताया गया है, क्रिमिनल ट्रेसपास को बताया गया है। देखिए आपराधिक अतिचार में क्या होता है कि आप अपराध करते हैं, एक ऐसा अतिचार करते हैं जो क्या है, अपराध है। यानी देखिए एक होता है गृह अतिचार, एक होता है आपराधिक अतिचार। गृह अतिचार को धारा 442 सेक्शन 442 के अंदर बताया गया है और आपराधिक अतिचार को 441 के अंदर बताया गया है। देखिए जो गृह अतिचार होता है ये घर के अंदर होता है। जैसे घर के अंदर आकर कोई आपको गालियां दे, आपको घर के अंदर आके पीटे, आपको धमकाए, आपको अपशब्द कहे, है ना। मान ली आपका किसी का थोड़ा बहुत कर्जा था, एक्सेप्ट करते हैं कि किसी बंदे पर किसी का कोई कर्जा चाहिए था, वो बेचारा किसी वजह से दे नहीं पा रहा है। अब वो कोई जिसका कर्जा चाहिए था, जो हमारा मतलब देने वाला था कर्जा, उस बंदे के घर में आता है और उसको काफी भला बुरा कहता है, लोगों के आगे उसकी बेइज्जती करता है, उसको अपशब्द कहता है और हो सकता है उसको मारे पीटे भी, है ना, सोसाइटी में उसकी काफी बेइज्जती करे। तो इस तरह की चीजें हमारी गृह अतिचार के अंदर आती हैं। यानी आपने दूसरे की क्या करा, मानहानि कर दी है, काफी मानहानि उसके घर में घुस के कर दी है ना। लेकिन मानहानि का अलग कॉन्सेप्ट है। ये अतिचार में क्या होता है कि आप किसी के घर में घुसे, गृह अतिचार के अंदर, हाउस ट्रेसपास के अंदर किसी के घर में घुसकर, उसकी संपत्ति में घुसकर क्या करा आपने, उसे बहुत ही अपशब्द कहे, भला बुरा कहा, उसकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा बेइज्जती करी, आपने उसे मारा पीटा। वो चीजें क्या होती हैं, गृह अतिचार। अब देखिए आपराधिक अतिचार इससे इस तरह से अलग होता है कि किसी का किसी भी तरह से अतिचार जो घर के अंदर ना हो। जैसे कोई किसी को मान लीजिए खरंजे पे पकड़ लेता है, सड़क पर पकड़ लेता है, रोड पे पकड़ लेता है, बीच चौराहे पे पकड़ लेता है और उसको गालियां देता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसकी बेइज्जती करता है, अपशब्द कहता है, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी, आपराधिक अतिचार में। लेकिन जब यही अतिचार घर के अंदर होता है तो वो क्या कहलाता है, गृह अतिचार। देखिए धारा 445 या सेक्शन 445 में बताया गया है गृह वेदन को, और धारा 446 यानी सेक्शन 446 में बताया गया है रात्रि गृह वेदन को। देखिए दोनों ही केस हाउस ब्रेकिंग के हैं। हाउस ब्रेकिंग में ये होता है कि आपसे अनुमति लिए बिना जिस संपत्ति आपकी है ना, आप लीगल मालिक हैं उसके, और आपके घर के अंदर बिना आपकी अनुमति के कोई घुस आता है किसी भी तरह से, खिड़कियों से, दरवाजों से, दीवार तोड़कर, किसी भी तरह से, यानी आपकी अनुमति लिए बिना आपके घर के अंदर कोई घुस आता है तो उसको क्या कहा जाता है, गृह वेदन कहा जाता है। और यही काम जब सूर्य डूबने के बाद और सूर्य उगने से पहले, इस दरमियान, यानी रात से लेके दिन होने से पहले, रात हो जाने के बाद और दिन निकलने से पहले, इस बीच किया जाता है तो वो कहलाता है रात्रि गृह वेदन। और बाकी पूरे दिन में कभी भी किया जाता है इस तरह का काम तो वो क्या कहलाता है, गृह वेदन। तो गृह वेदन दिन की कंडीशन होती है और रात्रि गृह वेदन रात की कंडीशन होती है। और रात की कंडीशन नॉर्मली कब मानी जाती है, रात के 10 बजे के बाद। अब देखिए धारा 463 कूट रचना परिभाषित करी गई है, फोरग्रेफ परिभाषित किया गया है। कूट रचना क्या होता है कि आप किसी तरह की झूठी कागज तैयार करवाएं, है ना, किसी तरह की झूठी प्रॉपर्टी के कागज बनवा दें, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो होती है कूट रचना, है ना। कूट रचना मतलब आपने गलत तथ्य तैयार करवाए हैं पूरी तरह, वो चीजें आती हैं किसमें, कूट रचना में। जैसे किसी के घर के नकली कागजात बनवा देना, है ना, और फिर उन कागजों की मदद से आप किसी तरह का कोई केस जीतने की कोशिश करें। यानी वहां पे क्या है, टोटली आप पूरा एक प्लान लेके चल रहे हो जो क्या है, नकली है पूरा, तो वो चीज किसमें आती है, कूट रचना के अंदर। धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचने की बात होती है। तो देखिए जो कूट रचना है, कूट रचना का ही एक स्पेशल केस किस चीज में है, दस्तावेज में। यानी जो दस्तावेज वाला केस आएगा जहां पर सारे दस्तावेज ही नकली बनाए जाएं, वहां पे कौन से केस लगेगा, हमारा धारा कौन सी लगेगी, 464। धारा 494 द्विविवाह को परिभाषित करती है। यानी कि अगर किसी का पहले से कोई पति या पत्नी होते हुए भी वो दूसरा विवाह करता है तो उसे क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, और इस अपराध के लिए 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 497 जार कर्म को परिभाषित करता है। देखिए नॉर्मली जार कर्म को लोग कम जानते हैं, एडल्ट्री शब्द ज्यादा यूज होता है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में या तो जार कर्म पूछा जाए या फिर एडल्ट्री पूछा जाए। देखिए एडल्ट्री में क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है क्योंकि हाल फिलहाल में न्यूज में भी थी, धारा 497। देखिए एडल्ट्री ऐसे है कि मान लीजिए
तीन शख्स होंगे यहाँ पे, दो मियाँ बीवी होंगे, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, और एक तीसरा थर्ड पर्सन होगा। अब जो थर्ड पर्सन है वो ये जो हमारा मियाँ बीवी है, हस्बैंड एंड वाइफ है, और इसका हस्बैंड कहीं चला जाता है, यानी वो अपनी वाइफ के पास नहीं है। अब ये जो थर्ड पर्सन है ये इसकी वाइफ के पास आता है और इसे पता है कि ये लड़की शादीशुदा है, सब कुछ जानते हुए भी अब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, संभोग करता है, लेकिन वो उसकी मर्जी से कर रहा है सब कुछ, वहां पे बलात्कार नहीं हो रहा है, वहां पे लड़की की भी मर्जी है पूरी तरह से, लेकिन वहां पर जो उसका हस्बैंड है उसकी कंसल्टेंसी नहीं ली गई है, उसको कंसल्ट में नहीं लिया गया है। अब अगर उसको ये पता लगता है कि भाई थर्ड पर्सन कोई मेरी वाइफ के साथ किसी तरह की हरकतें कर रहा है ना, किसी तरह के शारीरिक संबंध बना रहा है, तो वो बंदा उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। यानी होगा क्या, जो ये एडल्ट्री का केस होता है इसमें जो थर्ड पर्सन है इसको तो सजा दी जाएगी, लेकिन जो लेडीज है, वो जो वाइफ है उसकी उसे किसी भी तरह की सजा नहीं दी जाएगी। तो ये किसमें था हमारा 497 में। तो ध्यान रखिएगा जार कर्म के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जो थर्ड पर्सन होता है, जो तीसरा लड़का होता है, उसको तो सजा दी जाती है, यानी कि मेल को सजा दी जाएगी, लेकिन जो फीमेल होती है हस्बैंड एंड वाइफ में से, तो उस फीमेल को सजा नहीं दी जाती। धारा 498 या 498 क्या है, देखिए, स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के विषय में प्रावधान करता है। ये स्पेशल था, ये बनाया गया है दहेज मृत्यु रोकने के लिए, क्योंकि होता क्या है, अक्सर भारत में देखा जाता है कि घरेलू हिंसा महिलाओं पर बहुत की जाती है, और इसके पीछे का रीजन ये भी माना जाता है कि उनसे दहेज मांगा जा रहा है। तो इस तरह की हरकतें ना हो सोसाइटी के अंदर, इसलिए कानून बनाया गया 498 तो स्त्री के पति या पति के नातेदार, पति के नातेदारों में जो लेडीज है, उसकी ननद, उसका देवर, उसका ससुर, सास, सभी लोग आ जाते हैं। अगर वो किसी तरह की क्रूरता करते हैं और उस वजह से मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या होता है 498A। तो ये कानून सिक्योरिटी देता है वुमेन्स को, ताकि उनसे किसी भी तरह से क्रूरता ना हो, किस वजह से, दहेज की वजह से। अब देखिए 499 मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, मानहानि से संबंधित है। मानहानि यानी कि आपके खिलाफ झूठे, देखिए हाँ, यहां पर आप जानना चाहेंगे, देखिए ये तो थी मानहानि और ये था आपराधिक अत्याचार। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बंदे के पास लीगल राइट थे एक तरीके से, यानी उसने कर्जा आपको दिया था, लेकिन वो गलत बात कह रहा था, है ना, गालियां वगैरह पकड़ा था, वो उसको हक नहीं था। लेकिन मानहानि में क्या होता है, आपके खिलाफ कोई झूठी ही बातें फैला रहा है। जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल में पास हुए हैं, लेकिन आपके खिलाफ पूरी सोसाइटी में फैला दिया जाए आप हाई स्कूल में फेल हो गए, ये मानहानि का केस है, क्योंकि ये झूठी अफवाहें आपके खिलाफ फैलाई जा रही हैं, जिससे आपकी जो इमेज है वो खराब हो रही है। तो अगर किसी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं जिससे किसी की इमेज पे बहुत बड़ा फर्क पड़े, तो वो चीजें मानहानि के अंदर होती हैं। ठीक है, धारा 500 में मानहानि के लिए दंड दिया गया है, जो 2 वर्ष तक हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। अब देखिए अपनी लास्ट धारा 511 आपराधिक प्रयत्न को बताती है। ये एक ऐसी धारा है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर कोई अपराध छूट गया है, यानी कोई ऐसा अपराध सोसाइटी के अंदर हो जाता है जो आईपीसी के अंदर नहीं लिखा हुआ है, तो उसको, अगर ऐसा अपराध है जो आईपीसी के अंदर कहीं भी किसी भी सेक्शन में वर्णित नहीं किया गया है, तो उसको हम किस में डाल देंगे, 511 में, और उसको एक आपराधिक प्रयत्न माना जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अगर आईपीसी के अंदर कोई सेक्शन ऐसा हो, मतलब कोई अपराध ऐसा हो जाए जिसके लिए आईपीसी के अंदर सेक्शन ही ना हो, तो उस अपराध के लिए क्या किया जाए, तो उसको एक आपराधिक प्रयत्न माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। और उस आपराधिक प्रयत्न को किस धारा के अंदर हैंडल किया जाएगा, धारा 511 या सेक्शन 511 के अंदर। अब देखिए 400 से लेकर लास्ट 511 तक सभी महत्वपूर्ण धाराएं हमने यहाँ पे डिस्कस की, और ये कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो आपने देखा धारा 400 से लेकर 511 तक, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट सिर्फ 17 है। अगर आप 1 बाय 1 हर किसी को करेंगे तो ये 111 बैठेंगी। अब 111 आपके पास अगर टाइम ज्यादा है आप कर सकते हैं, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप ना करें, मगर ये वो धाराएं हैं जो आपको एग्जाम में
जाने से पहले कम से कम एक बार देख लेनी चाहिए। अब इनको याद करने का वही फंडा जो मैं हमेशा बताता हूं, हमारी वीडियो को बार बार देखें, इस वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखने से क्या होगा, ये चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रुक जाएंगी, आपकी जो मेमोरी होती है वहीं पे कहीं ना कहीं ये सिक्योर हो जाएंगी, आपके सेफ जोन में ये चली जाएंगी। तो ये जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके आगे आएगा तो आप यकीन मानिए आप कट देसी ने इसका उत्तर देंगे, ठका ठका कहते ना, सिद्धू जी कहते हैं ठोको। तो ये वही वाली कंडीशन हो जाएगी। आपको याद नहीं करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ करना क्या है, इन वीडियोस को बार बार देखना है। तो दोस्तों आज हमारा आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 की सभी महत्वपूर्ण धाराएं कंप्लीट हो गई, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। अब मैं आपके लिए बहुत जल्दी सीआरपीसी की वो इंपॉर्टेंट धाराएं लेकर आऊंगा जो हमारे यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहें हमारे साथ, बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सीआरपीसी की वो मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं लेकर आऊं। तो बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इस वीडियो की जानकारी की बहुत जरूरत है। कोरोना का समय चल रहा है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर बिना वजह के ना निकलें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अगर बाहर निकलना पड़ रहा है तो मास्क का इस्तेमाल करें। इसी के साथ धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे साथ बने रहें।